हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला और ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसे किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बताया था इस थ्योरी में कि हर व्यक्ति बुद्धिमान है अलग अलग तरीके से। जो इंटेलिजेंस होती है वो एक प्रकार की नहीं होती बल्कि वो अनेकों प्रकार की होती है। आज हम लोग उस थ्योरी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस आईडी से, और उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अब हम लोग कुछ पॉइंट हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जान लेते हैं। जो ये हार्वर्ड गार्डनर थे वो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके बुक का क्या नाम था जिसमें इन्होंने ये थियोरी दिया था? तो इनके बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस बुक में इन्होंने अपने इस थियोरी को दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो ये जो इस थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। इस थ्योरी को इन्होंने कब प्रपोज किया था, कब दिया था? तो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया था। और उसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। इन्होंने कहा वी ऑल आर स्मार्ट इन डिफरेंट वेज। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से स्मार्ट और बुद्धिमान होता है। कोई एक तरीका नहीं होता किसी को जज करने का कि वो बुद्धिमान इस तरीके से है। तो उस अलग अलग तरीके से इंसान बुद्धिमान हो सकता है। और इन्होंने अपनी थियोरी के बारे में सबसे पहले अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बताया था, जो कि 1983 में इन्होंने इस थियोरी के बारे में सबसे पहली बार बताया था। ये तो रहा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस थियोरी का, इसके हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुक में फ्रेम्स ऑफ माइंड में 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। लेकिन ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित थी। जैसे 2 मान्यताएं थी, जनरली 2 मान्यताएं ही ली जाती हैं। इन्होंने कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, पहली मान्यता में ये माना कि ब्रेन के 8 पार्ट होते हैं और इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि की बात की। 8 पार्ट हो गए ब्रेन के, गार्डनर ने ऐसा कहा है। और उसके अलावा जो एक पार्ट है ब्रेन का वो एक टाइप के इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, ऐसा गार्डनर मानते थे। और उन्होंने कहा था कि जो ये इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। जैसे कि ये ब्रेन हो गया, ब्रेन के अगर हम 8 पार्ट बना दें तो ये हर एक दूसरे से अलग हैं, इंटर रिलेटेड नहीं है। और यही बातें इनके क्रिटिसिज्म का आधार भी बनी थी, क्योंकि जो इनकी ये थियोरी है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, इसके एविडेंस बहुत ही कम मिलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने 8 कौन कौन से माने थे। तो पहले इनका नाम देखते हैं कि वो कौन कौन से इंटेलिजेंस थे 8 टाइप के। और उन्होंने एक नया इंटेलिजेंस जो नवा है उसे प्रपोज किया है, तो उसे अभी मान्यता नहीं मिली है। 8 ही को हमें पढ़ना है। तो पहला है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरा है नेचुरलिस्ट, जो कि लास्ट में जोड़ा गया है। ये उस पहले 7 ही थे लेकिन लास्ट में ये नेचुरलिस्ट जोड़ के 8 कर दिया गया। उसके बाद बॉडली काइनेस्थेटिक, और उसके बाद है म्यूजिकल, उसके बाद है इंटरपर्सनल, उसके बाद है इंट्रापर्सनल, उसके बाद है विजुअल या स्पाशल। तो ये इन्होंने 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस बताए थे। इंटेलिजेंस के, बुद्धि के इन्होंने 8 टाइप बताए थे कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकता है कि किसी के ब्रेन का हो सकता है कि जैसे ये ब्रेन है तो हो सकता है कि जो ये 8 पार्ट इन्होंने बताए इनके अकॉर्डिंग कि हो सकता है किसी का एक पार्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए, किसी का 2 पार्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए, किसी का सारे पार्ट डेवलप हो सकते हैं, किसी के कुछ पार्ट डेवलप हो सकते हैं, कुछ पार्ट हो सकता है डेवलप ना हो। तो हर व्यक्ति पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग है और अलग अलग तरीके से वो बुद्धिमान हो सकता है। आज हम लोग उसे अच्छे से देखेंगे। आप लोग इस फिगर के थ्रू जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अब चलते हैं सारे पॉइंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। और जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है वो हमें बताती है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग तरीके से बुद्धिमान होता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेन के 8 पार्ट बताए हैं और उन 8 पार्ट से जुड़े उन्होंने इंटेलिजेंस को भी बताया है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने में अच्छा है वो तो बुद्धिमान है ही, जो गाना गाने में अच्छा है वो भी बुद्धिमान है, जो डांस करने में अच्छा है वो भी बुद्धिमान है, जो दूसरों को समझने में अच्छा है वो भी बुद्धिमान है। तो इनके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई एक
पैमाना नहीं होता कि हम उससे बुद्धिमानी को माप सकें। और उसके बाद और ये सिद्धांत ये भी कहता है, ये सिद्धांत डायरेक्टली ट्रेडिशनल परंपरागत सिद्धांतों को चैलेंज करता है। परंपरागत सिद्धांतों की बात अगर करें तो जो बिने ने जनरल फैक्टर को ही सबसे महत्वपूर्ण माना था, तो उसे ये पूरी तरीके से चैलेंज करता है। उसके इस सिद्धांत पर प्रश्न उठाता है कि सिर्फ जनरल फैक्टर से ही बुद्धिमानी या फिर इंटेलिजेंस को हम नहीं माप सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो पहला अब हम इसके 8 प्रकारों की बात करेंगे और देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सारा जो थियोरी है उससे संबंधित जितने भी बातें हैं उसे कंप्लीट करेंगे। कल के थियोरी में मैं इसके 20 से 25 क्वेश्चंस कराऊंगी, जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट में आ चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सबको पता चल जाएंगे। तो अब जो पहला हम देखेंगे वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसे हम भाषिक बुद्धि कहते हैं और एक लाइन में हम इसे याद रख सकते हैं कि जो लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा काम करता है। मतलब कि अगर ये ब्रेन है और ब्रेन का अगर ये वर्बल लिंग्विस्टिक वाला पार्ट है, अगर ये हमारा ज़्यादा डेवलप हो गया तो हमारा ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले तो एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू यूज लैंग्वेजेस, मतलब भाषा को सीखने और प्रयोग करने की क्षमता। इसमें और बहुत सारी बातें आ जाएंगी। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाषाओं को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनको अलग अलग वर्ड्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उस भाषा को प्रयोग करने की उनकी असाधारण क्षमता होती है। जैसे कि कवि होते हैं, वो भाषाओं को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके पोटेंशियल करियर चॉइसेस को देखें, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अगर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी कि कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और वहाँ पे ये जो करियर चॉइसेस हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे कि जो लॉयर हो गया वो भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनका काफ़ी अच्छा होता है। जो स्पीकर होता है, होस्ट होता है, ऑथर हो गए, उसके बाद जर्नलिस्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, इन लोगों का जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनका वो पार्ट बहुत डेवलप हो जाता है। तो मतलब जो लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में अच्छे होते हैं उनके लिए इतने करियर चॉइसेस होते हैं और इन्हीं करियर चॉइसेस से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिनकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता, भाषा को प्रोड्यूस करने की क्षमता, वर्ड्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत बेहतरीन होती है, उनका कौन सा पार्ट ब्रेन का, मतलब उनका कौन सा इंटेलिजेंस ज़्यादा मजबूत होता है, तो वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नंबर और रीजनिंग में जो लोग स्मार्ट होते हैं, जैसे कि तार्किक गणितीय बुद्धि जिनकी ज़्यादा डेवलप होती है, उनमें ये ज़्यादा अच्छा से काम करता है। तो सबसे पहले ये देखें कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है, तो वो लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं, वो पैटर्न्स को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज भी कर लेते हैं। इनके अंदर तर्क करने की अच्छी क्षमता होती है, समस्याओं का तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में अच्छी होती है जिनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा होता है। तो इनके लिए पोटेंशियल करियर चॉइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हो गया, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन हो गए, गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इन लोगों का लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही करियर चॉइसेस हैं, करियर चॉइसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने इतना कुछ एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला है वो है विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ऐसे लोग जो होते हैं वो पिक्चर स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोगों का जब विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो वो उनका जो ये वाला इंटेलिजेंस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे लोगों का, जो लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं, उनको चीज़ों को देखने की क्षमता अच्छी होती है, जानकारियों को चित्रों के रूप में ये याद रख पाते हैं। जैसे कि ये मैप अच्छे से देख पाएंगे, उसे अलग तरीके से समझ पाते हैं, चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, किसी भी चीज़ को ये बहुत अच्छे ढंग से देखकर समझ जाते हैं। इनका जो करियर पोटेंशियल है वो क्या क्या हो सकता है, तो अब देखते हैं।
पोटेंशियल करियर ऑप्शंस इनके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पायलट हो गए, सर्जन हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए। ये लोग जो होते हैं वो विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस इनकी अच्छी होती है। सर्जन जो है उनका काइनेस्थेटिक में भी आता है एग्जाम्पल, और इसमें भी आता है, और पायलट का भी उसमें आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो उसमें आ सकता है वो इसमें नहीं आ सकता। विजुअल और स्पाशियल इंटेलिजेंस सर्जन लोगों की भी अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करना पड़ता है। पायलट भी ऐसे ही होते हैं, और ग्राफिक आर्टिस्ट तो होते ही हैं। तो ये सारे इसके करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, दैहिक इंद्रियगत बुद्धि। इसमें जो वो लोग होते हैं वो बॉडी स्मार्ट होते हैं। इनका अपने शरीर के मूवमेंट पर काफ़ी अच्छे से नियंत्रण होता है, और ये क्या करते हैं कि जो इनका फिजिकल कंट्रोल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये अपने शरीर को गति कराने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। और जैसे कि ऋतिक रोशन हो गए, वो भी डांस करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डांस करते हैं। और उसके बाद शारीरिक नियंत्रण, अपने मोटर स्किल्स को भी ये काफ़ी हद तक अपने नियंत्रण में रखते हैं, जैसे चाहते हैं उसे वैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है। और उसके बाद अगर हम इसके करियर ऑप्शंस को देखें तो इसके करियर ऑप्शन हो सकते हैं डांसर, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हो गया इसका। योगा टीचर भी हो सकते हैं, कारपेंटर हो गया, और उसके बाद मैकेनिक हो गए, सर्जन हो गए। सर्जन जो होते हैं वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी आते हैं, उसके बाद विजुअल स्पाशियल में भी आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो अगला है वो देखते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जब ब्रेन का ये वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है जो कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम लोग देखें तो ऐसे लोगों का स्किल्स इन द परफॉर्मेंस, कंपोजिशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न्स, ऐसे लोगों का संगीत निर्माण करने की क्षमता, संगीत का मतलब प्रशंसा करने की क्षमता, अच्छा गाना गाने की अद्भुत क्षमता ऐसे लोगों में होती है। अगर हम इसके करियर पोटेंशियल को देखें तो क्या क्या हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं, डीजे वाले हो सकते हैं, उसके बाद म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये इसके पोटेंशियल करियर ऑप्शंस या चॉइसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ऐसे लोग जो होते हैं वो पीपल स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोगों में दूसरों के इंटेंशंस को समझने, उन्हें मोटिवेट करने, उनके इच्छाओं को समझने, और उसके अलावा लोगों से प्रभावशाली संबंध स्थापित करने की भी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी क्षमता होती है। इनके जो करियर पोटेंशियल हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये टीचर्स हो गए। टीचर्स में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए टीचर बनने के लिए भी। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट हो गए, मैनेजर हो गए, सेल्स पीपल हो गए, पब्लिक रिलेशंस हो गए। यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो अगला पॉइंट हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं। इंटरपर्सनल जो होते हैं वो दूसरों को अच्छे से समझते हैं, और जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो स्वयं के प्रति उनकी जागरूकता अच्छी होती है। वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, और अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके आधार पर ही अपने भविष्य का निर्णय लेते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल करियर चॉइसेस हैं वो ऐसे थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए। ये सब जो होते हैं इनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी मजबूत होती है गार्डनर के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। एक जो लास्ट है जिन्होंने ये इंटेलिजेंस के टाइप में इन्होंने बताया कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसे गार्डनर ने बहुत बाद में प्रपोज किया, क्योंकि अभी ये जिंदा है और उनका शोध आगे भी चल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नेचर के प्रति काफ़ी स्मार्ट होते हैं, नेचुरल चीज़ों के प्रति इनका काफ़ी लगाव होता है। ये प्राकृतिक प्रजातियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। और इनका जो करियर पोटेंशियल हो गया, क्या क्या हो सकता है, तो बॉटनिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, एस्ट्रोनॉमर हो गए, मेट्रोलॉजिस्ट हो गए, जियोलॉजिस्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि बस ये पेड़ पौधों को ही पहचानेंगे, जैसे कि जियोलॉजिस्ट हो गया, मेट्रोलॉजिस्ट हो गया, मतलब जैसे कि प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, जितनी भी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं उन सारी चीज़ों के बारे में इनका विशेष लगाव होता है। इनके बारे में जानना, सोचना, समझना, इनके बारे में जो सारी बातों को
देखना, ये सारी चीज़ें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोगों को बहुत पसंद होती हैं और ये इनके करियर पोटेंशियल हैं जहाँ पे ये अपना करियर भी बनाते हैं इस सेक्टर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका जो ये थियरी है इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। तो जो ये थियरी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बेहतरीन ढंग से बताया कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बुद्धिमान होता है। किसी भी व्यक्ति को एक एंगल से ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बुद्धिमान है। अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अदर काम में भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो एक अलग तरीके से बुद्धिमान है, कोई दूसरा अलग तरीके से बुद्धिमान है, कोई खेलने में बहुत अच्छा है तो वो एक अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में देखें तो इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अलग तरीके से बुद्धिमान है तो हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगी ही। अगर हम हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी क्लास में दिए जाएंगे। हर बच्चे को जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। और उसके बाद जो मूल्यांकन का तरीका होगा वो भी हर बच्चे का अलग होगा। किसी एक बच्चे को इस आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके से मूल्यांकित किया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना बुद्धि अलग अलग तरीके से है। तो ऐसा इन्होंने कहा। इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अभी भी यूज़ हो रहा है। अब हम इसके क्रिटिक्स देख लेते हैं। इस थियोरी के क्या क्या हो सकते हैं। इस थियरी के जो क्रिटिक्स हो गए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्रिटिक तो ये है कि वाटर हाउस ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि इस सिद्धांत का कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है, कोई इम्पीरिकल एविडेंस नहीं है। इसे वाटर हाउस ने और बहुत सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने इनका इस आधार पर आलोचना किया कि इनका जो ये थियरी है वो अजम्पशन बेस्ड है। इसका अगर कोई इम्पीरिकल या अनुभवजन्य साक्ष्य निकल कर सामने नहीं आते हैं तो इनके थियरी को इस आधार पर भी क्रिटिसाइज किया गया। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इनका कोई भी लेबोरेटरी रिसर्च नहीं निकल के आया था। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं है। जबकि अगर हम ये देखें कि अगर किसी को पेंटर बनना है तो उसका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस तो मजबूत होना ही चाहिए, उसके साथ उसका विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस भी मजबूत होना चाहिए। तो जो इंटेलिजेंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। इसके बाद इन्होंने जी फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और इन्होंने बताया कि इन्होंने टैलेंट को इंटेलिजेंस बताया। ये भी इनका एक क्रिटिक था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो देखेंगे कि इन्होंने बुद्धि परीक्षण इनका इस आधार पर भी इनकी आलोचना की गई कि बुद्धि परीक्षण जो होता है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो सामान्य बुद्धि का होता है। इस अलग अलग टाइप की बुद्धि का इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर भी इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके आधार पर इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है इस थियरी को, तो इन्होंने कॉमन सेंस को इंटेलिजेंस बता दिया। मतलब अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाता है बहुत अच्छे से मतलब जितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात की मतलब कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कॉमन सेंस है ना कि इंटेलिजेंस है। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। आलोचना इनकी कितनी भी की जाए लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इन्होंने जो थियरी इन्होंने दिया है और अभी भी ये जिंदा है और इनका रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो इनका एजुकेशन में इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा है और इसलिए इसे आज भी हमें पढ़ाया जा रहा है। एक टीचर बनने के लिए हमें इस थियरी को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम समझ पाए कि किसी बच्चे को एक आधार पर जज ना करें कि ये इंटेलिजेंट है और ये डल है। बच्चे अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं और यही इस थियरी का सार है और इसका काफ़ी यूज़ भी हो रहा है। अब हम लोग अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे इस चैनल से आप लोगों को यूज़फुल कंटेंट मिल सकते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।